हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सी एस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो हमारी मेन फैक्ट की सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट थर्ड, जिसमें हम जानेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कि हिंदी शब्द कहाँ से बना और हिंदी के विभिन्न नाम तथा रूप, और साथ ही हिंदी शब्द के अर्थ भी हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है दोस्तों, हिंदी का मतलब हिंदुस्तान से नहीं है और हिंदुस्तान बाद में शब्द बना है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर और पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से, जो कि सिंधु नदी इस समय पाकिस्तान की तरफ को बहती है, संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंहद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। सिंधु नदी के कारण वो सिंधु का देश था। ईरान यानी फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही अच्छे संबंध थे, और ईरानी जो थे वो सिंधु को हिंदू कहने लगे। सिंधु को हिंदू कहने का जो मतलब था वो सा को हा में तथा धा को दा में परिवर्तन के कारण हुआ। पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन ये हो गया था। तो हिंदू से हिंद शब्द बना, यानी हिंदू से सिंधु नदी से हिंदू बना और हिंदू से हिंद शब्द बना, और फिर हिंद से हिंद में फारसी शब्द के संबंध कारक, यानी कि हिंद से संबंधित उस संबंध कारक को लगाने के लिए ई जोड़ा जाता है, और जिसको हिंद में जोड़ने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थात मतलब क्या हुआ, हिंद का या हिंद से संबंधित। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर ये शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तो इस सब से हमें जान करके तीन बातें सामने निकल करके आती हैं, जिनके बारे में हम आइए जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। जैसे सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद बना, जिसमें कि ई संबंध कारक जुड़ा और बाद में हिंदी बना। और दूसरी बात यह है कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। जब हम शब्द भेद आगे पढ़ेंगे तब हम उसमें और भी शब्द जानेंगे। ये ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे, यानी भाषा तो हमारी यहाँ बनी और नामकरण किसने करा, जो कि ईरान यानी फारसी लोग थे। हालांकि कुछ हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाते हैं। जैसे उनका कहना है, सबसे पहले वो कहते हैं कि हीन यानी हनन करने वाला और दू यानी दुष्टों का अंत करने वाला, अर्थात हिंदू, और इनकी भाषा हिंदी। या फिर यह कहा जाता है कि हीन यानी हीनों और दू मतलब दलन, यानी हीनों का दलन करने वाला हिंदू, अर्थात इनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकारा नहीं जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि तीसरी बात क्या निकल करके आती है। तीसरी बात यह है कि हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो हिंद देश के निवासी, जैसे कि आपने सुना होगा, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, यानी हम हिंदी हैं, यानी कि हम भाषा से मतलब नहीं है। यहाँ हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो हिंद देश के निवासी, यानी हिंदी मतलब हिंद देश के निवासी, और हिंदोस्तां हमारा, ये जो नारा था पहली बात इकबाल ने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंद की भाषा, तो हिंदी शब्द के दो अर्थ निकले, एक हिंद देश के निवासी और दूसरा हिंद की भाषा। हाँ, यह अलग बात है कि यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि यहाँ के लोग भारतवासी कहलाते हैं, हिंदुस्तानी कहलाते हैं, जिन्हें हम इंडियंस कहते हैं इंग्लिश में। दूसरे शब्दों में, इस देश में व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। यदि आपको ध्यान हो, मैंने बताया था भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, देश में और विश्व में पूरे कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत के स्कूलों में कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर से देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं कि भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं और कितनी भाषाएँ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि भारत में अनेक भाषाएँ हैं, ठीक है। तो बेशक ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है, यानी सबको हम हिंदी नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब की भाषा अलग पंजाबी है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी,
आदि नाम मतलब और भी भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु वगैरह, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सब भाषाएं हैं। इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब अलग अलग भाषाएं कहलाती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है हिंदी के विभिन्न नामीय रूप। हिंदी के विभिन्न नामीय रूप जो हैं वो हिंदी यानी कि हिंदी जबानी या देहलवी के नाम से है, भाषा या भाका, रेखता, दक्खनी, दक्कनी या खड़ी बोली, ये सब रूप हैं। लेकिन विभिन्न अर्थ इसका अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले भाषा शास्त्रीय अर्थ है, भाषा का संवैधानिक और कानूनी अर्थ अलग होता है, सामान्य अर्थ अलग होता है और व्यापक अर्थ अलग होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था, यानी कि कुछ शब्द अभी आज भी हम उर्दू के ऐसे ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, और हिंदी में कुछ शब्द उर्दू के और उर्दू में कुछ शब्द हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हिंदी के विभिन्न नाम या रूप के बारे में जानते हैं। तो हिंदी के विभिन्न नाम या रूप, सबसे पहले है हिंदवी, या जिसे हम हिंदवी कहते हैं, या जवानी हिंदी या देहलवी कहते हैं। तो मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है, सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक रहे थे। इन्होंने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदी यानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देशी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश यानी खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि हिंदी और हिंदवी ही चेंज होकर के हिंदी कहलाने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए इसके बाद देखते हैं हिंदी शब्द के दूसरे रूप। तो नंबर 2 पर है हमारा भाषा, जिसे हम भाखा भी कह देते हैं ग्रामीण भाषा में। तो विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा का प्रयोग हिंदी के लिए किया। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है, यानी कि वहाँ पर जो अध्यापक थे उन्हें भाषा मुंशी कहा जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि भाषा और भाका जो है वो भी एक क्या है, एक रूप है हिंदी का। नंबर 3 पे है रेखता। मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों में मिश्रित कविता की भाषा रेखता कहलाती थी। जैसे मीर और गालिब की रचनाएं जो हैं वो रेखता भाषा में कहलाती हैं, जबकि वो क्या है, वो एक हिंदी का ही रूप है। इसके बाद है दक्खनी या दक्कनी। ये दक्षिण से संबंधित है। मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा ये क्या कहलाती थी, दक्कनी या दक्खनी कहलाती थी। हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिंदी को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी, जो कि 1667 से 1707 तक रहे थे, इनको दिया जाता है। ये मुगल शासनकाल में दिल्ली पहुंचा और उत्तर भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। इसके बाद नंबर 5 पर है खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं। सबसे पहले है हिंदी, या शुद्ध हिंदी इसे कहते हैं हम, या उच्च हिंदी इसे हम कह सकते हैं, या नागरी हिंदी, या फिर इसे हम आर्य भाषा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली है ये। इसमें जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब हिंदी की शुद्ध हिंदी में आती हैं, जो कि एक खड़ी बोली का प्रकार है। फिर उर्दू या जवाने उर्दू मुअल्ला, ये क्या है, ये खड़ी बोली की एक शैली है। शैली क्या होती है, शैली वही जो आपको बताया था जिसे हम लिपि भी कह सकते हैं, या लिखने का जो एक तरीका होता है वो शैली कहलाता है। फारसी लिपि में लिखित अरबी बहुल खड़ी बोली को उर्दू या जवाने उर्दू के नाम से जाना जाता है। इसमें मंटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो इसी शैली के अंतर्गत आती हैं। खड़ी बोली की तीसरी शैली है हिंदुस्तानी। हिंदी प्लस उर्दू इन दोनों का मिश्रित रूप वह आम जन द्वारा प्रयुक्त भाषा जो थी वो हिंदुस्तानी कहलाई, जो कि एक खड़ी बोली की शैली है। इसमें प्रेमचंद की रचनाएं आती हैं। प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं अधिकतर सब खड़ी बोली के अंतर्गत आती हैं, जो कि हिंदुस्तानी शैली में लिखी हुई हैं। आइए इसके बाद हम जानते हैं हिंदी के विभिन्न अर्थों के बारे में। सबसे पहला अर्थ है भाषा या शास्त्रीय अर्थ। देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, यानी कि देवनागरी लिपि में जो लिखित संस्कृत है उसे हम भाषा का शास्त्रीय अर्थ के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद संवैधानिक या वैधानिक या कानूनी अर्थ के रूप में भी हिंदी को हम देखते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है।
यह अधिकृत भाषा है तथा अनेक राज्यों की राजभाषा भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, तो और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। तो ये संवैधानिक रूप से कानूनी अर्थ में भी हिंदी का अर्थ निकलता है। हिंदी का तीसरा अर्थ है सामान्य अर्थ। समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा, अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा, ये सब सामान्य अर्थ में प्रयोग होती है। क्योंकि व्यापार या शिक्षा वगैरह में भी आपने देखा होगा अधिकतर हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। व्यापक अर्थ यानी कि अधिकतर जो हमारी भाषा बोली जाती है वो हिंदी के अर्थ में ज़्यादा बोली जाती है। आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। तो काफ़ी व्यापक हिंदी का क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है, हिंदी विश्व की चौथे नंबर की भाषा है जो बोली जाती है। पहले नंबर पर आपकी चीनी भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पर फ्रेंच बोली जाती है, तीसरे नंबर पर इंग्लिश और चौथे नंबर पर आपकी हिंदी बोली जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इतना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आप आकर के पूछ सकते हैं, जिस पर एक क्विज रही है जिसमें आपको और भी नए नए क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।